जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गोधली चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है परंपरा का मूल्यांकन। तो देखो, परंपरा का मूल्यांकन के लेखक है रामविलास शर्मा। और परंपरा का मूल्यांकन क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। तो पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विधा है, तो क्या है? निबंध है, जिसके लेखक रामविलास शर्मा जी हैं। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। तो पूछता है कि रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1912 में। कहाँ हुआ था? तो उन्नाव उच्च गांव सानी में, उत्तर प्रदेश में। कहाँ में है? उत्तर प्रदेश में। यानी कि उनका जन्म हुआ था उच्च गांव सानी में। पूछ चुका है कई बार। ये डायरेक्ट ही देता है कि रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऊंचगांव सानी में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। इन्होंने 1932 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए थे। कहाँ से किए हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से। तो ये भी पूछा है कि 1932 में रामविलास शर्मा ने बीए किस विद्यालय से किए हैं? तो किस विद्यालय से किए हैं? लखनऊ विश्वविद्यालय से किए हैं। और इन्होंने फिर 1938 से 1943 तक लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे थे। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। मतलब कि जिस विद्यालय से पढ़े उसी में क्या किए? फिर पढ़ाना शुरू कर दिए। कब से पढ़ाना शुरू कर दिए? तो 1938 से 1943 तक उन्होंने लखनऊ, यानी जिस विद्यालय से इन्होंने पढ़ाई की थी उसी विद्यालय में फिर अंग्रेजी भाषा में इन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। आगे देखते हैं। 1949 से 1953 तक रामविलास शर्मा प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं महामंत्री? तो 1949 से 1953 तक। किस चीज के? तो प्रगतिशील लेखक के रूप में महामंत्री भी रह चुके हैं। और आगे देखते हैं। तो इनका निधन 30 मई कब हुआ था? 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ है। 30 मई 2000 ईस्वी को हुआ है। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही फेमस है। जैसे देखो, निराला की साहित्य साधन। क्या? निराला की साहित्य साधन। और इस लेख पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लेख पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। आगे देखते हैं। तो और भी लिखे हैं लेख, जैसे कि हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, भारत की भाषा समस्या, और भी लिख चुके हैं विराम चिन्ह और बड़े भाई। तो देखो, इस निबंध में से अधिकतर संभावना है क्वेश्चन बनने का यही लेखक परिचय से। कहां से बनेगा? लेखक परिचय से अधिक संभावना है कि लेखक परिचय से बन सकता है। तो याद रखिएगा कि जो परंपरा मूल्यांकन के लेखक है कौन है? रामविलास शर्मा जी हैं, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उच्चगांव सानी में, जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। और इन्होंने 1932 में लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किए थे और फिर उसी में क्या करने लगे थे? पढ़ाने लगे थे। अब देखो, आगे एक चीज और मैंने छोड़ दिया। 1974 में क्या किए थे? मतलब कि पढ़ाने के बाद फिर इन्होंने पढ़ाई उढ़ाई त्याग दिया और 1974 में सेवावृत्त हो गए। मतलब कि समाज के प्रति सेवावृत्त हो गए हैं, ठीक ना। और इन्होंने लेख लिखना आरंभ कर दिए थे। तो अधिकतर संभावना है कि लेखक परिचय से ही क्या बन सकता है? क्वेश्चन बन सकता है। अब देखते हैं निबंध में। तो निबंध में कुछ खास नहीं है। अगर आप लोग निबंध पढ़ेंगे तो हम बोरिंग टाइप के लगेगा। तो चलिए देखते हैं निबंध की ओर देखते हैं। तो निबंध में कुछ खास नहीं है। जैसा कि देखो, इसमें कुछ उतना खास नहीं है। इसमें बताया गया है कि जब 10वीं शताब्दी के लोग और आज के लोग में क्या क्या अलग है। मतलब कि 10वीं शताब्दी के कवि और आज के कवि में क्या क्या परिवर्तन आया है। तो इसमें यही बताया गया है। सबसे पहला पूछता है कि जो साहित्य है, परंपरा का मूल्यांकन किसके लिए आवश्यक है?
पहला पूछता है 2 नंबर में, कहता है कि परंपरा का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? उसके लिए जो साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। जो शोषण हो रहा है उसको मुक्त करना चाहते हैं, वही लोग क्या उन्हीं के लिए साहित्य का ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ से 2 नंबर में पूछता है कि साहित्य का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो साहित्य का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है जो साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। जो साहित्य में क्या करना चाहते हैं? परिवर्तन करना चाहते हैं। जो शोषण समाज है उसको मुक्त करना चाहते हैं, उसके लिए यह आवश्यक है। ठीक ना? तो जैसे कि पहले के होता था कि पहले के फिल्म अच्छे फिल्म आते थे, तो और आज के फिल्म है, उसी प्रकार इसमें बताया गया है कि जो पहले के लेखक थे और आज के लेखक में क्या अलग देखने को मिलता है और किस टाइप से बनाया जाए आज के लेख, कौन से टॉपिक पर बनाया जाए कि आज के लोगों को पसंद आए। तो यही इसी बारे में बताते हैं रामविलास शर्मा कि आज के जो लेखक है वो पहले के लेखक से कैसे भिन्न है और यह आवश्यक जो है उसी के लिए आवश्यक है जो आज के समाज के अनुसार चल रहे हैं। आज के समाज के अनुसार, जैसे कि पहले के समाज क्या चाहता था, पहले के समाज अधिक काम करना चाहता था, लेकिन आज के समाज आलसी लेखा हो गया है, हर चीज मशीन से करवाना चाहता है। उसी प्रकार लेखक जो है, पहले के लेखक को कुछ और पसंद था, लेकिन समाज में अगर उसको पढ़वाना है यानी कि समाज में उतारना है तो जो समाज को पसंद है उसी के तरीके से नहीं लिखेंगे, उसी के तरीके से लिखेंगे। तो वही कहते हैं रामविलास शर्मा जी कि जो आज के साहित्य है यानी कि परंपरा का ज्ञान मूल्यांकन तो उनके लिए आवश्यक है जो आज के समाज के अनुसार चल रहे हैं, आज के समाज के अनुसार लिख रहे हैं, उन्हीं के लिए यह आवश्यक है। नहीं तो पहले लेखा लिखेंगे तो ढेर को समझ में नहीं आएगा, ढेर बोरिंग लेखा पढ़ेगा। तो जैसे जैसे समाज चल रहा है उसी के अनुसार अगर लिखेंगे तो लेखक का भी लिखने का तरीका अच्छा हो जाएगा और समाज भी पढ़ेगा उसको। तो आगे कहते हैं लेखक कि जो लोग नकल करके लिखते हैं साहित्य, जो लोग क्या करके लिखते हैं? नकल। जैसे कि ढेर को लिखने नहीं आता है तो दूसरे के क्या कर लेते हैं? नकल, कि वो ऐसा लिखा है मैं भी वैसा ही लिखूंगा। तो जो लोग कहते हैं लेखक कि जो नकल करके साहित्य लिखते हैं वह कार्य है उद्यम का। उद्यम मतलब होता है निम्न कोटि के लोग। जो नकल करके लिखते हैं वो किसका कार्य है? अधम लोगों का कार्य है, निम्न कोटि का कार्य है। तो ये पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि नकल करके लिखने वाला साहित्य को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अधम या निम्न कोटि कहा जाता है। आगे कहता है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों के नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। मतलब कि अगर मनुष्य परिस्थिति के अनुसार नहीं चल रहा तो परिस्थिति भी उसके अनुसार नहीं चलेगा। अगर पता चला कि ठंडा आया और ठंडा के अनुसार वो नहीं बदलेगा तो ठंडा मार देगा, और ठंडा मार देगा तो टपक जाएगा। तो उसी प्रकार कहता है। और ये डायरेक्ट पूछ ले है कि यदि मनुष्य परिस्थिति के नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य का नियामक नहीं होगा। यह किस कहानी से या किस पाठ से लिया गया है? तो किस पाठ से लिया गया है? परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। आगे देखते हैं। तो जो पहले के कवि थे और आज के कवि यानी कि 10वीं शताब्दी के और 20वीं शताब्दी के कवि में काफी अंतर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? काफी अंतर। कि पहले के लोग कुछ और टॉपिक पर लिखते थे, आज के लोग कुछ और टॉपिक पर लिखते हैं। आगे देखते हैं। तो कहते हैं लेखक कि साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। मतलब जो साहित्य का निर्माण करना चाहते हैं, जो साहित्य लिखना चाहते हैं, उसके लिए प्रगतिशील यानी कि प्रतिभाशील उसमें होना चाहिए। प्रतिभाशील मनुष्य की भूमिका निर्णायक है, आवश्यक है। और जिस प्रकार कहते हैं कि पहले जो जब रूसी क्रांति हो रहा था
तो उसमें हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था। हिटलर ने किस पर आक्रमण किया था? सोवियत संघ में आक्रमण किया था। तो जिस प्रकार पहले लड़ा जाता था, बहुत साल पहले लड़ा जाता था तीर कमान से, और आज के लोग लड़ रहे हैं बम से, तो इसको कहानी या कविता या निबंध के रूप में उतारना किनके लिए आवश्यक है? जो साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं उनके लिए परंपरा का मूल्यांकन आवश्यक है। कहते हैं कि जब हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था तो सोवियत संघ में बहुजन राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ था। क्या हुआ था? पुनर्जन्म हुआ था। तो पूछ सकता है कि बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सोवियत संघ में हुआ था। सोवियत संघ को क्या कहते हैं? रूस कहते हैं आज। तो ये भी पूछ सकता है। यह पूछ सकता है कि हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण करने से क्या परिवर्तन आया था? तो बहुजातीय राष्ट्रीय का पुनर्जन्म हुआ था। या पूछ सकता है कि सोवियत संघ पर आक्रमण किसने किया था? तो किसने किया था? हिटलर ने किया था। आगे देखते हैं। तो कहता है लेखक कि जिस प्रकार रूसी क्रांति 1917 में हुआ था तो किसके किसके बीच हुआ था? रूसियों के बीच और गैर रूसियों के जनजातियों के बीच आपस में मतभेद के कारण हुआ था। मतभेद मतलब कि जैसे होता ना है कि जैसे अमेरिका में हुआ था कि तुम लोग काले हो तो हम लोग गोरे हैं, वैसे तो जिसमें जिनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, उसी प्रकार इसमें मतभेद हुआ था। ठीक ना? लेखक है। ठीक, तो इतना सब्जेक्टिव आ सकता है और ऑब्जेक्टिव इसमें से बनेगा। अधिकतर ऑब्जेक्टिव आएगा लेखक पर जैसे। इसमें जो भी आने की संभावना है मैंने लिख दिया है। पूछ सकता है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन के अगर ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो ऑप्शन देगा कि जो साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, और अगर सब्जेक्टिव देगा तो लिख देना कि परंपरा का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है जो साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो शोषण के विरुद्ध मतलब समाज को बदलना चाहते हैं, शोषित समाज को बदलना चाहते हैं, उसके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। और ये भी पूछ सकता है, कई बार पूछा भी है, पूछ सकता है भी कि नकल करके साहित्य लिखना किसका कार्य है? तो किसका कार्य है? निम्न कोटिया अधम लोग का कार्य है। किसका कार्य है? निम्न या अधम लोग का कार्य है। निम्न या अधम लोग का कार्य है क्या? नकल करके साहित्य लिखना। फिर पूछ सकता है, ये पूछा भी है कई बार कि यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी नियामक नहीं है, किस लेख से लिया गया है या किस पाठ का लाइन है? तो किस पाठ का है? परंपरा का मूल्यांकन। और क्या है परंपरा का मूल्यांकन? यह है निबंध। क्या है? निबंध है। तो ये भी पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। ठीक, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। ठीक ना? तो इतना से एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। आप क्वेश्चन बैंक में जाके बना के देखिएगा, आपसे बनेगा ही बनेगा। और इसमें सब्जेक्टिव भी है, जैसे कि मेरे पास किताब है तो इसमें क्वेश्चन है पहला 2 नंबर के बाद 2 नंबर के पूछता है, पूछ रहा है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है? तो मैंने बताया परंपरा का ज्ञान किसके लिए आवश्यक है? जो साहित्य में परिवर्तन करना चाहते हैं। परंपरा के मूल्यांकन में साहित्य के वर्गीकरण आधार विवेक लेखक में क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो मैंने बताया कि जो 10वीं सदी के लेखक थे और जो आज के लेखक यानी 20वीं सदी के लेखक हैं, उनमें काफी अंतर देखने को मिलता है। अगर किसी टॉपिक पर लिखना है लेख या कोई कहानी या कविता लिखना है तो आज के समाज के अनुसार चलना पड़ेगा कि आज के समाज को क्या पसंद है, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो आप बना के देख सकते हैं
और इसमें कुछ खास नहीं है, क्योंकि निबंध है तो इन्हें कहानी टाइप का था तो उतना समझ में नहीं, अगर आप पढ़ेंगे इसको तो आपको बोरिंग टाइप का लगेगा। तो इतने ही ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आशा करते हैं आपको समझ में आए। मिलते हैं अगले वीडियो में।